स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये इकोनॉमी का लास्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जो भी इम्पोर्टेंट सिलेबस का था, टू द पॉइंट हमने कवर कर दिया है। आल्दो बच जाएगा करेंट अफेयर, जो करेंट में रहेगा वहीं से ज़्यादातर इकोनॉमी करेंट से पूछा जाता है, बट बेसिक हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आता है, तो उसके बेसिक नहीं बोलना है आप लोग को, वो तैयार है। अब जो अक्सर कभी दिमाग में एग्जामिनर के दिमाग में फंसा रहता है कुछ कंसेप्ट, उसके अलावा वो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश है, अगर आप पढ़ते हो तो इसका यूज भी कर सकते हो, और नहीं तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है जो यूएन का है, ठीक है ना, जिसको यूएनएफपीए बोला जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बोला जाता है। इसके अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक विकास क्षमता है। इसने क्या बोला है कि जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक विकास की क्षमता है। यह जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम हो सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र ने बोला कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, किसी देश का आर्थिक विकास करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो सीधे सीधे संरचना, जो जनसंख्या की संरचना है, आयु संरचना में बदलाव होता है, उसके फलस्वरूप जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ज्यादातर हमारा आयु जो 63% क्या है, कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है। 63% हमारा क्या है, मतलब अगर आपको डाउट लग रहा है तो 60% से एबव बोल दो कि कार्यशील जनसंख्या है। तो कार्यशील जनसंख्या इतना होने में, और उनका भी एज कितना मिल रहा है, तो 29 ईयर के लगभग मिल रहा है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति के 29 ईयर। तो ये बताता है कि इसके अंदर कितना ग्रोथ हो सकता है अगर युवाओं को क्या कर लिया जाए, भागीदार बना लिया जाए, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिल रहा है। तो इसकी चुनौतियां वगैरह की बात करेंगे, लेकिन जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश वो है जो किसी देश के आर्थिक विकास की क्षमता को प्रदर्शित करता है, और ये जनसंख्या के आयु संरचना में बदलाव का फलस्वरूप, जनसंख्या के संरचना में, आयु संरचना में बदलाव के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ये। अब देखो, एक देश की जनसंख्या के लाभ तब प्राप्त होता है जब इनकी कामकाजी आयु, कहां से, ये भी पूछ लिया गया प्री में कि कामकाजी आयु कब से कब तक माना जाता है, तो 15 से 64 वर्ष तक माना जाता है। कि जनसंख्या गैर कामकाजी की तुलना में क्या हो, अधिक हो। मतलब जो गैर कामकाजी है, गैर कामकाजी, या हम कहें कि डिपेंडेंट जो एज है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन रहेगा? जो 15 साल से छोटे होंगे और जो 64 साल से बड़े होंगे, वो क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। कौन? जो नौकरी कर रहा हो। वो अगर कम हो कार्यशील जनसंख्या से, ठीक है, कामकाजी आयु से क्या हो, कम हो, तो हम कहते हैं कि वो जनसंख्या के लाभांश से गुजर रहा है। और ऐसे ही स्थिति भारत में है। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो कामकाजी आयु की जनसंख्या अधिक होने को पहला जनसंख्यिकी लाभांश कहा जाता है। वित्तीय सुरक्षा के लिए परिपक्व कामकाजी वाली आयु जनसंख्या द्वारा बचत से आर्थिक समृद्धि के चरण को दूसरा जनसंख्यिकी लाभ कहा जाता है। तो पहला जनसंख्यिकी लाभ, ये पहली बार कंसेप्ट प्री के लिए आएगा, और दूसरा प्री के कंसेप्ट आएगा कि दूसरा जनसंख्यिकी लाभ क्या होता है। पहला जनसंख्यिकी लाभ वही होता है कि सीधे सीधे कामकाजी आयु वाले की संख्या ज्यादा है तो उसको जनसंख्यिकी लाभ देखा जाता है। लेकिन जो वित्तीय सुरक्षा के लिए जो परिपक्व कामकाजी वाले आयु जनसंख्या द्वारा जो बचत से आर्थिक समृद्धि होती है, मतलब बचत से जो कामकाजी वाले एज है उनकी बचत से जो आर्थिक समृद्धि होती है, उसको दूसरा जनसंख्यिकी लाभांश बोला गया। अर्थात जो कार्यशील है जनसंख्या, उसमें जो बचत होगा, वो बचत क्या करेगा? निवेश करेगा। निवेश करेगा तो निवेश करेगा तो फिर हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि ये दूसरा जनसंख्यिकी लाभांश है। क्यों? बचत के कारण। ठीक, और किसकी बचत होगी? कार्यशील की। फायदे क्या है? लाभांश के फायदे क्या है? तो भैया ये आर्थिक समृद्धि लाएगा। पहला फायदा हम छोटे छोटे वर्ड में कर दे रहे हैं, आर्थिक लाभ। आर्थिक क्या लाएगा? आर्थिक विकास को लाएगा। उत्पादन में वृद्धि होगी। क्यों उत्पादन में वृद्धि होगी? कारण, रीजन बताओ। क्योंकि जब भी होगा रीजन बताना पड़ेगा। बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? उत्पादन और उद्योगों का विकास होगा, और उद्योगों का विकास होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा। बढ़ते हुए जो राजकोषीय घाटा है, वो राजकोषीय घाटा पे खर्च कम होगा, मतलब राजकोषीय घाटा कम होगा,
राजकोषीय घाटा कम होगा। क्यों कम होगा ये भी बताओ आप। राजकोषीय घाटा इसलिए कम होगा कि हमारी सामाजिक सुरक्षा मतलब वृद्ध लोग कम होंगे, सामाजिक सुरक्षा पे कम खर्चा करना पड़ेगा। ज्यादा संख्या कमाने वाली होगी तो कम खर्चा होगा, तो बचत होगी, और बचत होगी तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, कम होगा। राजकोषीय या फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, कम होगा। तो बचत दर में वृद्धि होगी, ये भी बात बोल दिया, राजकोषीय पे भी बात हो गया। ठीक। चुनौतियां क्या हैं इसको लेके, चुनौतियां क्या है, इससे पहले वाला है ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, कारण क्यों हो रहा है, क्यों हमेशा लगाना। जैसे उत्पादन, आर्थिक विकास क्यों होगा, तो एक फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो आर्थिक विकास का। जैसे जीडीपी विकास हुआ तो आर्थिक विकास हो गया, उत्पादन भी हो गया इसमें। अब दूसरा राजकोषीय घाटा का दिखा दोगे, कैसे, तो सामाजिक होगा, बचत होगा, ये फिजिकल डेफिसिट कम होगा, तो सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो दो फ्लो चार्ट में पूरा लाभांश के फायदे आ जाएंगे आपको। चुनौतियां क्या है, चुनौतियां ये है भैया, जो युवा हैं उनके रोजगार योग उनका कौशल नहीं है, मतलब कौशल विकास नहीं है। इसलिए क्यों सरकार पागल थोड़ी है कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना लेके आ रही है, ठीक है, तो कौशल प्रदान करने के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, जो कौशल के बारे में जो चैप्टर बताया था वो वहां से बता दिया। दूसरा है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मतलब असंगठित है। असंगठित होने का मतलब क्या, कि भाई ये असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी है कि जब मर्जी उसको लात मार के बाहर किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा देते नहीं है, मतलब कोई बीमा नहीं है। भाई बड़े बड़े कंपनी जो संगठित हैं वो उसमें देखो मदर फादर उसके घर के और खुद का बीमा होता है कि अगर कोई बीमारी होती है तो वो क्या करेगा, इलाज करवाएगा, उसका कंपनी वहन करेगी। लेकिन ऐसा कुछ असंगठित क्षेत्र नहीं करते, ठीक है। सामाजिक अशांति और गहराता सांप्रदायिक विभाजन। भाई लोग युवा क्या कर रहे हैं, अपने रास्ता भटक जा रहे हैं। और रास्ता भाई अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो उपद्रव, ये शांति कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली दिमाग बैठे हैं तो क्या करेंगे, अशांति फैलाएंगे, फिर सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देंगे, गलत कार्यों में युवा मुड़ जाएंगे। तो फिर यही कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा खतरनाक है। जनसंख्यिकीय लाभांश को अगर मैनेज नहीं किया गया, प्रबंध नहीं किया गया, तो कितना खतरा कर सकता है। सांस्कृतिक बाधा है, सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण लैंगिक असमानता है, ये भी एक रीजन है। चौथी औद्योगिक क्रांति जो लाया जा रहा है, औद्योगिक क्रांति, वो और तकनीकी उन्नति के कारण उचित कौशल कार्य बल का क्या है, अभाव है। भाई जो उद्योग क्रांति या औद्योगिक क्रांति 4 है वो पूरे के पूरे तकनीकी पे डिपेंड है, और तकनीकी के प्रशिक्षण ही अगर लोगों को नहीं होगा तो वो घंटा औद्योगिक क्रांति को ले जाएंगे आगे, नहीं करेंगे, तकनीकी उन्नति होगा नहीं, तो कार्य बल का क्या हो जाएगा, अभाव होगा। लोग करना औद्योगिक क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं होंगे तो वो अच्छे से विकास नहीं होगा। रोजगार के घटते अवसर घट रहा है, जैसे बेरोजगारी दर तो दिखा सकते हो, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जनसंख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए प्रमुख पहले क्या किया गया है। तो देखो, पहला तो सबसे पहले राष्ट्रीय युवा नीति लेके आया गया कि भाई कैसे विकास करेंगे इनका। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता पर केंद्रित था कि इनको शिक्षा अच्छा देंगे, रोजगार देंगे, कौशल विकास करेंगे, उद्यमिता मतलब इनको कहेंगे कि भाई लो पैसा, ठीक है, मुद्रा योजना के अंतर्गत, और स्टार्ट करो। स्किल इंडिया स्टार्ट किया गया। स्किल इंडिया में आपको कौशल दिया जाएगा और कौशल देके विदेशों में भेजा जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया कि भाई उद्योगों को स्थापित करो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। महिला केंद्रित काम किए गए, जैसे स्टैंड अप योजना महिलाओं को वृद्धि करने के लिए किया गया। मनरेगा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया, मुद्रा चलाया गया। तो ये महिलाओं पे केंद्रित था, जो महिलाओं को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। आगे की राह क्या होना चाहिए, तो भैया सबसे पहली बात है कि मानव पूंजी में निवेश करो। मानव पूंजी में निवेश करोगे तो वही वो एक बड़ा संसाधन बन के, जैसे भाई जापान के पास क्या है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मानव संसाधन इतना बढ़िया कर लिया है, निवेश इतना अच्छा किया है कि उसको भाई अर्थव्यवस्था में काफी अच्छा काम कर रहा है ना। अब देख लो कि मानव पूंजी में ऐसा है ना कि मानव पूंजी में निवेश नहीं करोगे तो यही हाल होगा कि 10% लोगों के पास कितना होगा, 75% के करीब पूरी जीडीपी का होगा। फिर जो नियोजनीयता है, उस पाठ्यक्रम, योजना और योग्यता मापन प्रासंगिक हो, मतलब सीधी बात है कि अब एक बताएं कि ये बता सकते हो कि कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कौशल रिपोर्ट जो 2022 वाला आया था उसमें क्या बोला गया, ये बोला गया कि जो उद्योगों के लिए जैसा कौशल चाहिए वैसा कौशल देते नहीं है, उसकी पूर्ति नहीं करते, तो वो उद्योग क्या लेंगे, उनको नहीं लेंगे।
तो उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल नहीं दिया जा रहा है, तो भाई उसको सही करो। ठीक है, कर्मचारियों को कौशल और प्रशिक्षण देने में कॉर्पोरेट निवेश बढ़ाओ, जो प्राइवेट हैं उनमें लगाओ कि भैया आप ही प्रशिक्षण दे दो, और जो गवर्नमेंट दे रही है तो एक तो गुणवत्ता बढ़ जाएगा, जो गवर्नमेंट दे रही है उसकी जगह प्राइवेट को लगाओ, और वही पैसा इनको दो, तो इनकी कमाई भी होगी और प्रशिक्षित भी अच्छे से करेंगे और फिर एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। जैसे होम विजिटिंग जैसे सामुदायिक आधारित सेवाओं को शुरुआत करना चाहिए। जैसे कि क्या हो रहा है, अमेजन घर पे क्या कर रहा है, डिलीवरी करवा रहा है, घर पे खाने घर पे आ रहा है स्विगी के। तो ऐसे सेवाओं को, अगर सरकारी सेवाओं को विस्तार दिया जाए, अगर सरकारी सेवाएं भी घर पे जाके देने लगे, तो सोचो, प्राइवेट के साथ साथ दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। कम कुशल नौकरियों को बढ़ावा देना, जो कम कुशल हैं, और वो कैसे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में हम बार बार बता रहे हैं कि 1991 से लेके अभी तक सिर्फ जीडीपी का योगदान कितना है, 19% है। जीबीए पे, सॉरी जीडीपी पे तो नहीं बोलेंगे, जीबीए पे 19% है और आज तक स्थिर है। फिर जो गिग इकोनॉमी है, जिसको हमने बड़े अच्छे से पढ़ा, तो गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे नीति आयोग ने सिफारिश किया और हमने पढ़ा भी दिया कि नीति आयोग ने बोला कि इसके लिए क्या करो, प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो, इनको मंच दो, प्लेटफॉर्म दो, इनका नियोजन अच्छे से करो, इनका बीच में जैसे इंटरफियर है कि ये उपभोक्ता और ये कोई जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, इनके बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि अर्बन वाला है, अर्बन ही है ना शायद, जो बाल काट ले और साइकिल पंचर बनवा ले, घर पे स्कूटर पंचर बनवाए, या एसी खराब है तो एसी, मतलब वो क्या कर रहा है कि जो काम करने वाले हैं उन उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, बीच का मंच है। तो ये बोला, और नीति आयोग की सिफारिश को पालन करना चाहिए। तो हमने कहा ना कि पीछे पढ़े हुए चीजें हर जगह यूज कर सकते हो, बस माइंड खोल के पढ़ना है। लगता होगा क्या बता रहे हैं ना, लेकिन वही चीजें एक दो बार देखो, दिमाग में बैठ जाए तो यूज करने वाला है। जैसे कि नीति आयोग का यूज कर लिया। भौगोलिक रूप से विकेंद्रित समृद्धि करें, मतलब सबसे बड़ी बात है क्या कि जो डिसेंट्रलाइज करना हमेशा लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देगा तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, और भागीदारी बढ़ेगी तो हमेशा क्या होगा, आर्थिक विकास की तरफ सरकार जाएगी। जैसे कौशल शिक्षण केंद्रों के रूप में स्कूलों का विकास करना, तो कौन डिसेंट्रलाइज लेवल पे, जैसे पंचायत देखती है वहां के स्कूलों को, मॉनिटरिंग वगैरह करती है, तो पंचायत करे। भविष्य के रोजगार सृजक के रूप में स्टार्टअप, कुछ चुनिंदा शहरी समूहों को आगे बढ़ाना, टियर 2 टियर 3 ग्रामीण क्षेत्रों पे ध्यान देना। महिला श्रम बल की भागीदारी बहुत कम है, ये आपको बताया कि 22 से 23 के बीच में ही सिमट गई हैं वो में श्रम बल भागीदारी में। और मेल की भी कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत ज्यादा है ऐसा ना, टोटल मिला के 25% श्रम बल भागीदारी है, तो महिलाओं की कोई ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। लेकिन श्रम बल भागीदारी देख रहे हो ना, भारत में असमानता की बात करें, भारत में विषमता की बात करें, तो ये भी यूज कर सकते हो, हर जगह कंसेप्ट यूज हो सकता है, इसलिए अन्य में डाला। तो देखो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आया, उसमें राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, यूडाइज है, कि आंकड़ों पे अगर देखा जाए तो असमानता की स्थिति निम्न रूप से देखा जाता है। क्या कि 25,000 रुपये को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाटा का भी यूज कर सकते हो, 25,000 रुपये का मासिक वेतन पाने वाला व्यक्ति भी देश के शीर्ष 10% कमाने वालों में शामिल है। अब सोच लो, ये बात इतनी असमानता है कि 25,000 रुपया जो कमा रहे हैं वो देश के 10% शीर्ष कामकर्ताओं में शामिल है। ये विषमता दिखा रहा है ना। तो कभी भी विषमता की बात करेंगे, आर्थिक विषमता की, तो ये भी हो जाएगा। फिर देखो ट्रिकल डाउन जो दृष्टिकोण था वो विफल हो गया। क्या हुआ था कि हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रहा था, टॉप टू बॉटम, और ये कह रहे थे कि पहले ऊपर से क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, ऊपर से विकसित होते हुए ग्राउंड लेवल पे छन छन के आएगा, ट्रिकल डाउन होगा, लेकिन वो विफल हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो उदाहरण स्वरूप क्यों हो गया, क्योंकि 2017-18 से 19-20 के दौरान सिर्फ 1% कमाने वालों की आय में 15% वृद्धि हुई थी, जबकि निचले जो 10% की आय में 1% की गिरावट हुई थी। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि भैया ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना होगा। जैसे गांधी जी बोलते थे कि भारत गांवों का देश है, अतः गांवों को ही क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
सिर्फ 1% की कुल अर्जित आय में 5 से 7% की हिस्सेदारी रही है, जबकि 10% की सभी अर्जित आय में हिस्सेदारी लगभग 1/3 रही है। सोच लो, ये विषमता है। 1-2 भी दोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज की गई है। पोषण की कमी अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। तो ये बता सकते हो, इन सब रिपोर्टों के आधार पर बता सकते हो असमानता की या विषमता के प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख रूप क्या है। तो एक आर्थिक विषमता है, जो आय की विषमता को, दूसरा है सामाजिक विषमता। तो अगर विषमता लिखने के लिए, असमानता लिखने के लिए आए तो बांटना पड़ेगा। आर्थिक असमानता, दूसरा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता में क्या आएगा, तो लिंग विषमता, लैंगिक विषमता, असमानता। ठीक है, राजनीतिक असमता आ जाएगा इसमें, क्या, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असमता। तो असमानता के अगर विषमता के खोलेंगे तो 3 होगा। कभी भी विषमता लिखना हो तो 3 डायमेंशन में सोचना होगा, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता। और बता सकते हो, हर एक चीज को हम निकालते हैं एग्जाम्पल से। आर्थिक में ऑक्सफेम कर लो, ऑक्सफेम का ले लो, चलो ऑक्सफेम का नहीं लोगे तो अभी 25,000 वाला ले लो ना, ऑक्सफेम ले लो। ये सामाजिक असमानता में, ये आप ये दिखाओ ना, सामाजिक असमानता में लैंगिक डिफरेंस में, लैंगिक असमानता कि उसमें लैंगिक असमानता में भारत का रैंक कितना है, 142 है। बताओ इस चीज को। राजनीतिक असमानता में बताओ ना कि भाई यहाँ पे अफ्रीका जैसे खराब देशों में जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी 67% है और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 15% हो रही है, बड़े मुश्किल से 15% हो रहे हैं। राजनीतिक में, पंचायतों में भले आरक्षण दे दिया गया लेकिन सरपंच पंथी के नाम से उभर रहे हैं। तो राजनीतिक असमानता दिखाओगे ना, महिलाओं के लिए हमने देख लिया है केवल, लेकिन राजनीतिक असमानता भी है। SC ST OBC माइनॉरिटी, देखो ना कितने % भागीदारी है, अगर है तो कितना वो सक्षम है। सतत चुनौतियां क्या हैं इसके लिए, असमानता के लिए। तो भाई सबसे बड़ी चुनौती है कि कृषि अर्थव्यवस्था का खराब होना। 48% लोग क्या है इस पे डिपेंड है और जीबीए में मात्र 20% के क्या है योगदान है। ठीक है, 10 में से 10 लगभग 4 श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, 10 में से 4। ये हम 48 बोल रहे हैं, 4 ये बोल रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, विनिर्माण क्षेत्र विकास क्या है, गति बहुत मंद है। हम मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर दिए, हम सेवा में सबसे ज्यादा है, 60% योगदान दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर में 19% के करीब योगदान दे रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, इसके परिणाम स्वरूप श्रम की उत्पादकता का कम हो जाना। बेरोजगारी बहुत है, अल्प रोजगार है। मुद्रास्फीति देखो चरम पे बढ़ रही है, तो ये भी मुद्रास्फीति क्या करेगा, असमानता को और बढ़ाएगा। फिर समाज में देखो तो विशेषकर जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये चुनौतियां तो हमेशा है, लेकिन सरकार ने कदम क्या उठाया। तो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या किया, जो टैक्स है उसमें सुधार किया, सब्सिडी दिया, डीबीटी लेके आया, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा दे दिया महिलाओं को ले हुए, आय वितरण में सुधार किया, सामाजिक असमानता को कम करने के लिए क्या किया, तो भैया आरक्षण दिया। सरकार भेदभाव बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच को सुनिश्चित किया। राजनीतिक असमानता को लेकर क्या किया, तो महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों की भागीदारी को क्या किया, प्रोत्साहित किया। ये सिर्फ हमने थोड़ा सा डायमेंशन दिया, लेकिन आप बता सकते हो और भी योजनाओं के माध्यम से। शहरी निर्धनता, एक निर्धनता की पॉवर्टी की बात कही गई है, तो हमने पॉवर्टी ओवरऑल लेके बात किया था, लेकिन शहरी निर्धनता की वस्तु स्थिति को लेके नहीं हमने चर्चा किया था, इसलिए शहरी निर्धनता को लेके बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो शहरी निर्धनता ज्यादातर अब शहरों में दिखाई देने लगता है। क्या है कि निम्न आय और रहने की खराब परिस्थितियों की, आवश्यक नागरिक सुविधाओं में कमी, जीवन की खराब गुणवत्ता शामिल होती है। तो जो भी शहरी निर्धन होते हैं उनकी निम्न आय स्तर होता है, उनके रहने की खराब परिस्थितियां, मलिन बस्ती में रहते हैं, उनको नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जीवन की खराब गुणवत्ता है। यही हमारा क्या प्रदर्शित करता है, जो शहर में रहते हैं उनको इंगित करता है कि ये शहरी निर्धनता है। तो सरकार का लक्ष्य क्या है इसमें, शहरी निर्धनता में, तो सरकार के लक्ष्य है कि समाज के सभी वर्ग किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय, सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी संधारणीय विकास किया जाए। स्मार्ट सिटी मिशन लेके आया ना इस चीज को लेके, और बड़े बड़े शहरों में दिए है, तो स्मार्ट सिटी हर एक बड़े बड़े शहरों में आ रहा।
फिर क्या कर रहा है, समावेशी विकास करने के लिए कह रहा है हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये बोलने नहीं, करने पे है, डिपेंड करता है। शहरी विकास को से संबंधित मुख्य मुद्दों को हल करते हुए स्थानीय समुदाय की आकांक्षाओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये सर वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए शहरी निर्धनता की तो क्या है, तो आर्थिक गतिविधि के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में शहर जाना जाता है। और सकल जीडीपी में लगभग कितना योगदान होता है शहर का, ध्यान रखना, शहर का 65% होता है और बाकी बचा 35% वो किसका होता है, तो अर्बन रूरल का होता है, ग्रामीण क्षेत्र का होता है। मतलब ग्रामीण हमारा कितना है, 68.2% है, वो केवल शेयर करता है 35% जीडीपी की वृद्धि में। और वहीं हमारा 31.8% क्या है, शहरी क्षेत्र है और वो जीडीपी में कितना योगदान देता है, 65%। सोचो इस बात को। और इस तर्क को कहाँ कभी अपने तर्क को सार्थक सिद्ध करना हो तो इस तर्क को कहाँ उपयोग कर सकते हो, तो हमेशा दिमाग में बैठा रहना चाहिए चीज। और जो शहरी लोग होते हैं, निर्धन लोग, वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होते हैं, स्वच्छ एरिया में नहीं रहते हैं। उनके साथ जो रहते हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं, आवास उनका अच्छा नहीं है, मलिन बस्ती है। ठीक है, 17% शहरी परिवार संख्या में कितने हैं, तो 1.375 करोड़ हैं मलिन बस्तियों में रहते हैं। 17% शहरी परिवार रहता है, ये मलिन बस्ती में भी इंगित कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो इस बात को, हम आगे नहीं बताएंगे, इतना डाटा बहुत है। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती असमानता, वंचित समुदाय अमानवीय दशाओं में रहने के लिए विवश है और जिससे वो अपराध क्या कर रहा है, अपराध में वृद्धि हो रहा है। तो शहर में अपराधीकरण का एक शहरी निर्धनता भी कारण है। प्रवासी विरोधी भावनाओं का वृद्धि हो रही है, जैसे कि बॉम्बे में जो यूपी और बिहार के हैं उनको तिरस्कार किया जा रहा, हटाया जा रहा था। स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने की मांग हो रही है, जैसे हरियाणा में किया गया। पारिवारिक आय में कमी के कारण बढ़ता आर्थिक संकट और हताशा की स्थिति हो रही है। तो चुनौतियां क्या हैं शहरी निर्धनता को लेकर भाई सॉरी, अगर चुनौतियां देखा जाए तो निरंतर प्रवास संबंधी दबाव के साथ शहरी पुल फैक्टर, और जो पुल फैक्टर होता है और पुश फैक्टर होता है, इसको हम जनसंख्या में अच्छे से बताएंगे। लेकिन इतना जानो कि पुल फैक्टर और ग्रामीण पुश फैक्टर के कारण ये दोनों एक क्या करता है, खींचता है शहर की तरफ, जैसे अच्छा शिक्षा, अच्छा मनोरंजन, अच्छा लाइफ स्टाइल, ये क्या है, पुल फैक्टर। और पुश फैक्टर क्या, तो गांव में अगर आपदा आ गया, सूखा पड़ गया, तो वो उसकी वजह से विवश होकर नौकरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ये हमने छोटा सा बता दिया कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। इसकी वजह से 2030 में शहरी आबादी कितना हो जाएगा भैया, ये देखो 59 करोड़ के करीब हो जाएगा। 59 करोड़ के करीब हो जाएगा ना। विनिर्माण क्षेत्र में संबंधित अवसर का पर्याप्त लाभ न उठाने और कौशल संबंधी अवसंरचना की कमी के कारण अवसरों और औपचारिक कौशल की कमी की स्थिति है। मतलब भैया एक तो विनिर्माण का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, दूसरी बात है कि कौशल हम नहीं दे पा रहे हैं, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे रहे हैं, बिजली वगैरह नहीं दे रहे, तो लोगों का क्या है, ये इसकी वजह से चुनौतियां और बढ़ रही हैं। बाजार बंद होने, कार्यस्थल पे सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों आदि जैसे महामारी प्रेरित उच्च शहरी मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई है बाजार बंद होने की वजह से। तो ये कोविड में देखा गया कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो उसमें कैसे भैया वो रह पाएंगे निर्धन, शहरी निर्धन। जून 2020 से जुलाई 2021 तक 25.1% के साथ निम्न महिला श्रम बल भागीदारी थी। 25.1 श्रम बल भागीदारी बता रहे हैं। स्थानीय निकायों को शक्तियों और कार्यों के बीच समिति हस्तांतरण, वित्त का सीमित हस्तांतरण। जो निकाय हैं जो 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा बने गए हैं, उनको वित्त बहुत कम मिल रहा है, उनके कार्यों का नियंत्रण भी बहुत कम हो रहा है। इवन टैक्स वगैरह भी कौन निर्धारित कर रहा है, तो राज्य सरकार कर रही है। भारत सरकार द्वारा उठाए क्या गए हैं कदम इसके लिए, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लिया गया है, स्मार्ट मिशन चलाया गया, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन जिसको अमृत मिशन बोला जाता है उसको लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आया गया, जल जीवन मिशन लेके आया गया है, स्वच्छ भारत मिशन लेके आया गया है, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना जिसको हृदय बोलते हैं, ये चालू किया गया है। तो ये सब क्या करेंगे, शहरी निर्धनता को कम करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जीएसटी की बात करें, क्योंकि हमने अप्रत्यक्ष कर पिछले में बताया था, अप्रत्यक्ष कर बताया था, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में ही जीएसटी आता है। लेकिन जीएसटी पे लगा कि आप लोग से बात नहीं किए, तो इसकी भी बात कर लेना चाहिए कि ओवरऑल स्थिति क्या है जीएसटी का। तो जीएसटी है क्या,
तो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर आरोपित किए जाने वाला एक व्यापक बहुत चरणीय नहीं है, यहाँ सही कर लेना नोट्स में, बहुत चरणीय और गंतव्य आधारित कर है। कैसा है? तो जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर आरोपित किए जाने वाला एक बहुत व्यापक बहुत चरणीय गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, जीएसटी के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार व्यवस्था स्थापित करना, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार व्यवस्था स्थापित करना जीएसटी का उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2023 में आकलित जीएसटी राजस्व बढ़ के कितना हो गया? तो 7.8 ट्रिलियन रुपया हो गया। ये नया अपडेट मतलब आपको मिल गया डाटा। निगम कर, आयकर सहित सभी कर राजस्व में जीएसटी की सर्वाधिक हिस्सेदारी रही है। निगम कर, आयकर सहित सभी कर राजस्व में जीएसटी का मतलब जो भी आयकर थे, जो भी कर थे, उसमें जीएसटी की सबसे ज्यादा भागीदारी रही, मतलब नंबर 1 पे रहा। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? जीएसटी का पूछ लिया जाए, उपलब्धियां क्या हैं? तो भारत में कराधान जो टैक्स बेसिस है उसमें वृद्धि हुई है। पहले मान लो कि 5 लोग देते थे, तो अब 10 में से 5 लोग देते थे, तो अब 8 लोग देने लगे। ऐसा 2017 में कितने थे? तो 63.9 लाख से बढ़कर 2022 में कितने हो गए? 1.38 करोड़ हो गए जो टैक्स देने लगे जीएसटी। तो एक ये फायदा हुआ, उपलब्धि हुआ। मासिक औसत संग्रह वर्ष 2020-21 में 1.0 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के कितना हो गया मासिक संग्रह 21-22 में? तो 1.24 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो एक मासिक संग्रह भी बढ़ गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। डाटा याद रहे नहीं तो लगभग बता देना है। अप्रैल 2022 में अब तक सर्वाधिक जीएसटी संग्रह हुआ है, ये लगभग कितना हुआ है महीने का? 1.68 लाख करोड़ हुआ है। और यूपी फेवरेट है भाई, कभी भी अगर होता है पूछ ले कि कब ज्यादा हुआ, तो ये याद रखना 22 में। और फिर से जब अभी देखेंगे ना हम लोग एनालिसिस करेंगे अलग से, 1-2 दिन हम क्या करेंगे ना, मेंस प्लस प्री के लिए हम इकोनॉमी सर्वे पढ़ाएंगे, क्योंकि प्री के लिए भी आएगा और मेंस के लिए भी वहां से आएगा। तो वहां पे अच्छे पॉइंट नोट कराएंगे और हम लोग पढ़ेंगे डीकेडी के माध्यम से ना। जीएसटी के लाभ क्या है? तो भाई जीएसटी परिषद के माध्यम से संघवाद, आर्थिक संघवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो कास्केडिंग इफेक्ट था ना वो समाप्त हो गया। फिर क्या? तो व्यापार की प्रक्रियाओं में सरल हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग सुनिश्चित किया गया है, राजस्व लीकेज या जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है, ई वे बिल प्रणाली के माध्यम से रसद लागत क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ बता देंगे। चुनौतियां क्या हैं जीएसटी में आ रही? तो भाई जीएसटी की शुरुआत देखा जाए, घरेलू उत्पाद पे इसका जीडीपी पे प्रभाव पड़ा है, ये कोई इनकार नहीं करता है कि जीएसटी को लागू होने से जीडीपी पे प्रभाव पड़ा है। जैसे ट्रेड वार, महामारी, रूस ट्रेड वार हुआ था, याद है ना, चाइना और इसमें यूएस में महामारी आया, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इन सब की वजह से और भी जीडीपी पे प्रभाव पड़ा। जीएसटी के जो दर हैं, जीएसटी मुआवजा है, उपकर भुगतान और राज्यों से संबंधित जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के भविष्य को लेकर केंद्र राज्य के मध्य क्या होता है? संघर्ष समझ होता है। तो जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य में संघर्ष है क्या? तो जीएसटी को दर को लेकर, जीएसटी मुआवजा को लेकर, उपकर भुगतान को लेकर, ये क्षतिपूर्ति को लेकर, ये हमेशा क्या होता है? केंद्र और स्टेट में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और जीएसटी परिषद में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये भी एक क्या आलोचना किया जाता है, चुनौती है। जीएसटी परिषद के निर्णयों का प्रकृति में सलाहकारी मतलब गैर बाध्यकारी होना, जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि ये सलाह गैर बाध्यकारी है, तो ये भी एक चुनौती है कि कैसे लागू हो सकता है। जीएसटी के दायरों के अधीन उत्पादों और क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद को नहीं शामिल किया गया, इसको लेकर चुनौती है। अन्य मुद्दे जैसे मल्टीपल टैक्स स्लैब, नकली चालान चल रहा है, कर भुगतान की बोझिल संरचना, तकनीकी बाधाएं इत्यादि इसकी क्या है? चुनौतियां हैं। आगे की राह क्या किया जा सकता है इसको जीएसटी को सुधारने के लिए? तो कर संरचना का अत्यधिक सरल करना चाहिए, जैसे टैक्स स्लैब में क्या करनी चाहिए? कमी करना चाहिए, जो कि इस बार के गवर्नमेंट ने की है। प्रक्रिया की गति को तेज करने के लिए पोर्टल क्षमता क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। डिजिटल संसाधनों का इष्टतम क्या ऑप्टिमाइज उपयोग करना चाहिए। चालान का सत्यापन करना चाहिए। चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए मजबूत अनुपालन व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी का
और जो एआई है उनका क्या करना चाहिए, बढ़ावा इसमें देना चाहिए। जीएसटी परिषद सुधार में सुधारों के माध्यम से सहकारी संघवाद की ओर ले जाना चाहिए। कम उत्पाद लागत के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट को सुचारू बनाना चाहिए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो पीछे पड़ा कमियां उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग सुझाव दे सकते हैं। अब है मुद्रास्फीति, एक चला है बहुत कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है और मुद्रास्फीति को लेके, तो मुद्रास्फीति चर्चा में है। ऐसे आल्दो मुद्रास्फीति की बात नहीं कही गई है, लेकिन सिलेबस में इनडायरेक्टली रूप से निकल सकता है। ठीक है, बजट की बात बोला गया लेकिन मुद्रास्फीति की बात नहीं बोली गई है। तो मुद्रास्फीति हमें क्यों लगता है कि आ सकता है, क्योंकि चर्चा में रहा। ठीक, अब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की बात करें तो मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों की वृद्धि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यह कीमतों में समग्र वृद्धि या किसी देश में रहने की लागत में वृद्धि को क्या करता है, बताता है कि किसी देश में रहने के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए। सरकार और आरबीआई ने निम्नलिखित कार्य करते हैं इसके लिए संबंध में, क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य वृद्धि को उचित सीमा के भीतर रखा जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई देखो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 2 से 6% होना चाहिए, मतलब 4 प्लस माइनस 2 होना चाहिए, ऐसा बोला गया। एफआरबीएम में भी बोला गया और इसमें भी बोला गया। जो मुद्रास्फीति है उसकी लक्ष्य क्या, हेड काउंट किया जाता है। जो भी उपभोक्ता होते हैं हेड काउंट रेशियो पे किया जाता है, लेकिन इसमें सीपीआई लिया जाता है। देखो सीपीआई होता है मुद्रास्फीति के लिए प्रति व्यक्ति उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बोला जाता है। ठीक है ना, उपभोक्ता मूल्य सीपीआई। एक होता है डब्ल्यूपीआई, होल क्या बोलते हैं इसको, डब्ल्यूपीआई को अभी दिमाग में था, सट से गायब होता है, मतलब गजनी की तरह एकदम बिल्कुल है। होता है, ऐसा ही होता है आप लोग के साथ में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है कि किस पे गणना किया जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति सीपीआई पे होता है, अगर दोनों ऑप्शन दिया तो देना, अदरवाइज सीपीआई पे होता है, हेड काउंट ना सीपीआई पे। और कितना निर्धारित किया गया, 4% किया गया, प्लस माइनस 2, उन्हीं के बीच में होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि के साथ माइक्रो इकोनॉमी और वित्तीय स्थिरता के लिए मूल्य स्थिरता एक अनिवार्य घटक है। ये बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं है बोल बच्चन है। वर्तमान स्थिति क्या है मुद्रास्फीति को लेकर देखा जाए तो 2022 में अप्रैल में 7.79% था। ये 8 सालों के उच्चतम स्तर के बाद जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.71% पे आ गया। सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे कितना आ गया, 6.71% आ गया। तो अप्रैल में सबसे ज्यादा था। ऐसे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है। थोक मूल्य मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई देखा जाए तो जुलाई 2022 में कितना था, 13.93% थी। और एशियाई जो विकास बैंक के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति में 1% की वृद्धि से शिशु और बाल मृत्यु की दर में 0.3 की और अल्प पोषण में 0.5% की वृद्धि होती है। मतलब अगर 1% वृद्धि हो जाए क्या इन्फ्लेशन में ना, मुद्रास्फीति में 1% वृद्धि हो जाए तो शिशु और बाल मृत्यु में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 0.3% की वृद्धि हो जाएगी। वही पोषण मतलब माल न्यूट्रिशन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 0.5%। सोच रहे हो कितना फर्क पड़ता है, ये हमेशा दिखाना पड़ेगा। इसको एनालिसिस पॉइंट में नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा डाटा है दिखाने का। रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। जब भी रुपए में गिरावट होगा तो जो आयातित वस्तुएं होंगी उनकी कीमत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। मतलब लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों को सस्ता पड़ेगा सामान आना। चुनौतियां क्या है इन्फ्लेशन को लेकर, तो उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में निरंतर मुद्रास्फीति के दबाव हो रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रहा है जिसकी वजह से परिवहन लागत बढ़ जाता है। परिवहन लागत बढ़ जाएगा तो आप कोई परिवहन लागत बढ़ेगा तो दाम में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और दाम होगा तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। पहली बात,
खराब मौसम के प्रभाव की वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे राजनीतिक तनाव के कारण क्या हुआ है, बढ़ा है। कैसे कि भाई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाएगी। जैसे कि क्या आना चाहिए, बहुत सारे परिवहन किस पे चलते हैं, तो पेट्रोल वगैरह पे चलते हैं। बहुत कुछ हम आयात कराते हैं कम दाम पे, तो उसका शॉर्टेज हो जाएगा। मान लो कि रसिया यूक्रेन या महामारी की वजह से हम आयात नहीं कर पाए, तो उसका शॉर्टेज हो जाएगा। जब शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर हमारा वो कम रहेगा, तो उस ऊंचे दाम पे बिकेंगे ना। दूसरी बात है कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो वही फिर से परिवहन वाला कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक, ये रूस और यूक्रेन की युद्ध भी हुआ है इससे। रूस और यूक्रेन से कैसे हम लोग प्रभावित हो गए, तो हमने कहा ना कि रूस और यूक्रेन की वजह से सब उधर फोकस करने लगे। दूसरी बात है कि लोग का जो ऑयल और क्रूड गैस का जो एक्सपोर्ट था, ये ज़्यादातर रसिया करता था, या यूक्रेन ये वाला इलाका था जो वहाँ पे क्रीमिया वगैरह था, उस वहाँ से जो होता था वो सारे बाधित हो जाएंगे। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की वजह से बढ़ गया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता, ठीक है ना, और मौद्रिक नीति को समान स्थिति में लाने के कारण पूंजी का आउटफ्लो हो गया। एक और बड़ी बात है कि क्या है ना कि अमेरिका वाले बहुत पैसा लगाए थे मार्केट में। हमारे पास धना झमाझम था, क्या विदेशी मुद्रा झमाझम था। लेकिन अभी क्या किया, अमेरिका के एक बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उस पर बहुत ज्यादा रिटर्न देने लगा ना, ब्याज दर बढ़ा दिया। अब सब पैसा निकाल के और बैंकों में जमा करने लगे। जब जमा करने लगे तो हमारा मुद्रास्फीति क्या हो गया, कैसे बढ़ गया, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा रहा नहीं, रुपया कम हो गया, रुपया के भाव गिर गए। तो हम जो भी मंगा रहे थे ना, विदेशी मुद्रा, रुपया का भाव गिर गया, तो जो भी हम आयात कर रहे थे वो आयात हमको महंगा पड़ रहा था। पहले मान लो 25,000 रुपए का डेल लैपटॉप पड़ रहा था, तो अभी कितने का पड़ने लगा, 35,000 रुपए का पड़ने लगा, 10,000 महंगा पड़ गया एक लैपटॉप के। तो सोचो कि जो आयात कर रहे हैं, और हम कितना आयात करते हैं, बहुत आयात करते हैं, चाइना से लेके और हर जगह, तो वो हुआ। तो इसकी वजह से भी हमारा क्या हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग कारण है। उठाए गए कदम क्या है, तो भाई इसके लिए हम देखेंगे अलग से कि आरबीआई कदम उठा रही है। आपने आरबीआई क्या, तो मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार लेके आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट को लेके सरकार क्या कर रही है, राजकोषीय सुधार कर रही है। इन दोनों के माध्यम से ये महंगाई पे क्या किया जा रहा है, काबू किया जा रहा है। ठीक है ना, और दोनों को लेके डिटेल में बात करेंगे। यहाँ उठाए वाले कदम पे आपको समझ में आए तो पढ़ लेना, अदरवाइज ये दो बातें हम लोग बात करेंगे। आगे की राह वही चुनौतियां जो हैं उसके लिए उसी पे आगे की राह। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं, तो एक होता है विनम्र मुद्रास्फीति या क्रीपिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है, कोर मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा स्टैगफ्लेशन होता है जिसमें महंगाई और मंदी दोनों एक साथ होते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्यों में वृद्धि की विपरीत अवस्था मुद्रा अस्फीति होता है। तो मुद्रा अस्फीति होता है मुद्रास्फीति के विपरीत। ठीक है, तो इतने टाइप के मुद्रास्फीति देखा जा सकता है। क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। गैलोपिंग का गया, दौड़ती हुई एकदम बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है। हाइपर इन्फ्लेमेशन की कोई चीज गया, इन्फ्लेशन हाइपर हुआ, फिर से बाद में जो भी हुआ हाइपर हो गया। संरचनात्मक मुद्रास्फीति का, तो संरचनात्मक कार्य है तो उसको बनाना क्या हो गया, महंगा। कोर अस्थाई मुद्रास्फीति मतलब कि हर एक चीज को देख के, जो कोर इंडस्ट्री है, आर्ट है, वो आर्ट में अगर देखा जाए तो उसके आधार पर देखा जा सकता है। स्टैगफ्लेशन क्या, महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ आ जाए। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण क्या है, तो मांग आधारित कारण देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने बनाए हुए हैं, वो तो पीछे हमने कहा कि वो किताब के थे। तो ये मुद्रास्फीति के कारण क्या, जनसंख्या में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि मांग, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा उतना उत्पादन होगा नहीं, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। कारण समझते चलो यहीं पे कि मांग कैसे बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया तो मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन अगर उतना नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा जनसंख्या के आधार पर, तब बनेगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए, मतलब सरकार क्या करे, पैसा लुटाने लगेगा। पैसा लुटाएगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो लोग औने पौने दाम पे होगा।
अगर बैंक द्वारा अधिक साख सृजन किया जाए, लोन दिया जाए, लोन अगर बहुत ज्यादा दिया जाएगा तो लोन क्या, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो फिर से डिमांड को बढ़ाएंगे, और डिमांड को बढ़ाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति होगा। विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह, अगर एफडीआई आएगा तो फिर से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो फिर क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा। तो मांग के आधार पे हो सकता है, लागत आधारित कारण हो सकता है, जैसे कि मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए। मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या कि ये उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उपभोक्ता ले रहा है, इनके बीच में जो वस्तुएं हैं बढ़ जाए, जैसे परिवहन बढ़ जाए, परिवहन का खर्चा बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, या उत्पादन करने वाले के बीच में जो मशीन लगाया है, मशीन का खर्चा बढ़ गया तो फिर बढ़ जाएगा। आपूर्ति आधारित कारण क्या हो सकता है, तो जमाखोरी, काला बाजारी, पैसा क्या हो जाएगा, पैसा को छुपा के रख लेंगे, ठीक है, और पैसा उतना होगा नहीं, मतलब जमाखोरी, काला बाजारी, क्या होगा, खाद्यान्न मान लो कि चाहिए, जैसे प्याज है, प्याज का रेट क्यों बढ़ता है, भंडार में रखा जाता है, वो निकालते नहीं है, रेट बढ़ जाएगा तो फिर निकालते हैं क्योंकि लाभ ज्यादा होगा, तो जमाखोरी, काला बाजारी होगा। उत्पादन में कमी की वजह से भी क्या हो जाएगा, डिमांड जितना होगा उतनी पूर्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण करो, मौद्रिक नीति जैसे मॉनिटरिंग पॉलिसी लाओ, मुद्रा की मात्रा पे क्या करो, नियंत्रण करो, बैंक दर के द्वारा किया जा सकता है। आरबीआई बैंक को क्या करते हैं, ऋण देती है। सीआरआर में क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास क्या रखना पड़ता है। एसएलआर में क्या होता है कि अपने पास पाए नहीं है, पास तरल रूप में रखना पड़ता है कुछ पैसे, जैसे 18% है तो 18% रखना होगा। रेपो रेट क्या होता है, ये जान लो, ये जरूरी है, प्री में पूछा जाता है। रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देती है, ये रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि बैंक आरबीआई को अल्प अवधि के लिए ऋण देती है। खुले बाजार का मतलब क्या, खुले बाजार की क्रिया मतलब जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो उसका क्रय विक्रय करना ओपन मार्केट कहलाता है। ये तो इस पे क्वेश्चन बना गया है, ठीक है ना। तो मौद्रिक नीति के कारण क्या हो सकता है, पैसा का प्रवाह रोका जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम एक ले रहे हैं, आप सोच सकते हो कि मान लो कि लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ गया, लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ रहा है, तो वो क्या कर देगी कि भाई बैंकों से पैसा खींचना चाहेगी। क्या करेंगे, लोगों को पैसा कहाँ है, बैंकों में आए। अब बैंक क्या करे, बैंक आरबीआई को दे, तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोन में घुमाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो पहले आरबीआई खींचे बैंकों से, तो कैसे खींचेगी भाई, लोगों को जो लोन दे रही है, मान लो कि 6% पे लोन दे रही है बैंक लोगों को, और आरबीआई कहे कि तुम पैसा लाओ, हम 7% देंगे, तो इसको तो फायदा दिखेगा ना कि 6% लोगों पे तो एक ही जगह मुफ्त होगा, कोई डर नहीं, आरबीआई को दे दो पैसा। तो इन लोगों को ना देके किसको देने लगे, आरबीआई को देने लगे, तो लोगों से डेविएट हो गया, तो एक ये कंट्रोल हो जाएगा, पैसा मार्केट में नहीं आने देगा। दूसरा क्या है कि बैंक खुद क्या करे कि अपने फिक्स डिपॉजिट में और डिमांड करे आरबीआई, तो कहेगा कि भैया पैसा जमा करो, हम तुमको तुम्हारे सेविंग अकाउंट में 2% या फिक्स अकाउंट में तुम्हें 8% मिल रहा है, हम तुमको 10% देंगे। तो लोगों को लगेगा अरे और पैसा जगाने के बढ़िया है कि यही बैंक में जमा करो, तो वो बैंक में जमा करने लगेगा। तो इस तरह पैसा क्या हो जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम हो जाएगा तो जो औने पौने दाम में खरीद रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ा रहे थे, वो नहीं होगा। तो ये मॉनिटरिंग पॉलिसी के द्वारा हो सकता है। वैसे ही मान लो कि बहुत सस्ता होने लगा सामान, क्यों, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो लोगों को हाथ में पैसा देगा, बैंक देगा, फिर वैसे ही उसके अपोजिट बढ़ा देगा। तो मॉनिटरिंग पॉलिसी के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक। अब जरा सा दूसरा देखो, राजकोषीय नीति के द्वारा किया जा सकता है। जैसे राजकोषीय में क्या करे कि भाई पैसा कम खर्च करे, एक्सपेंडिचर जो है बजट में वो एक्सपेंडिचर कम करे। क्यों, क्योंकि सरकार अगर जो खर्चा करेगी लोगों के पास ही जाएगा, लोगों के पास जाएगा तो पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो फिर वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो वो औने पौने दाम पे बेचेंगे। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी कर देगा, जितने ज्यादा कर्मचारी होंगे उतने ज्यादा लोग होंगे, उतने लोगों के हाथों में पैसा होगा। अनुपादक योजनाएं बंद कर देंगे,
जो अन्न उत्पादक योजनाएं हैं बंद या कम कर दिया जाएगा, जिससे उत्पादन ही नहीं हो रहा है, उस पर पैसा लगा रही है सरकार, तो उससे क्या फायदा? वो जितने योजनाएं हैं वो पैसा बचाएगी, राजकोषीय घाटा कम करेगी, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क वृद्धि करेगा। आप लोग इस पे थोड़ा सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तब हम बताएंगे कैसे राजकोषीय घाटा कम करके इन्फ्लेशन पे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कैसे राजकोषीय घाटा कम करके, तो ये सोचना है। अगर नहीं सोचा तो कसम से पूछना अगले बार, लेकिन सोचना है। ये दो चीजें छोड़ दिए हैं, राजकोषीय और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि करके भी किया जा सकता है। अन्य उपाय में क्या है, उत्पादन में वृद्धि कर दे, निर्यात में वृद्धि कर दे, जमाखोरी या कालाबाजारी क्या कर दे, निर्यात जमाखोरी कालाबाजारी कम कर दे, तो भी हमारा क्या हो सकता है, ये जैसा कारण होगा उसके आधार पर मुद्रास्फीति नियंत्रण किया जाए। अब पशु क्षेत्र हमने पशुपालन को लेकर चर्चा कर लिया पहले, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे थे तो इसको समाहित किया है, देखा है, यहाँ पे लाया है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका किससे करते हैं, पशुधन पर निर्भर है। कितना, तो 2.5 करोड़ लोग हैं। और पशुधन लगभग ग्रामीण समुदाय के 2/3 भागों को आजीविका प्रदान करते हैं। तो जो ग्रामीण समुदाय हैं उसके 2/3 समुदाय को आजीविका प्रदान कौन करता है, पशुधन करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए है। ये लगभग 8.8% या लगभग 8.8% जनसंख्या को क्या करती है, रोजगार देती है। बहुत बड़ी बात है। यह कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना, 25.6% का योगदान देती है। पशुधन गणना जो 2019 में 2019 में हुआ था, ये 1919 हो गया, 2019 स्टार्ट हुआ था, 1919 में, सॉरी 1919 में स्टार्ट हुआ था और हर समय पे आता है। लास्ट पशुधन गणना 2019 में भी हुआ था। तो ऊपर जो पशुधन गणना के स्रोत के वजह से है, आप इंगित कर सकते हो, वहां से लिया गया है तथ्य जो बताया। किसानों को अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका क्या है, तो पहला आय बढ़ाएगा, दूसरा कि रोजगार देता है, भूमिहीन जो होते हैं, कम भूमि वाले होते हैं, उनको रोजगार देता है, भोजन देता है, भोजन ही नहीं देता है, न्यूट्रिशन या पोषण युक्त भोजन देता है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, भारी कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है, जैसे ढुलाई वगैरह, गोबर देता है जो कृषि में उत्पादन में लगाया जा सकता है और अपने खर्चे को बचाया जा सकता है। पशुधन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां क्या है, तो बीमारियां हैं, रोगाणुरोधी प्रतिरोध है, जैसे एंटीबायोटिक बहुत सारे यूज करने के बाद बैक्टीरिया क्या हो जा रही हैं, प्रतिरोधी हो रही हैं, और प्रतिरोधी हो जा रही हैं तो फिर उसको कैसे हम खत्म करें। दूसरा है इसके लिए असंगठित बाजार होना पशुधन के लिए। फिर क्या, तो पशु आहार चारे के एरिया में भी जो पहले था उससे 60% की कमी आ गई। पशुधन और पशुधन उत्पादों के विपणन से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे एपीएमएल की बात कहा गया था कि लाया जाएगा, लेकिन आज भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। जुगाली करने वाले छोटे स्तनपायी पशुओं पे कम ध्यान दिया जाता है, जैसे बकरी वगैरह छोटे पशु होते हैं उस पर कम ध्यान दिया जाता है। तो भारत में पशुधन क्षेत्र के सुधार के लिए क्या क्या पहल किया गया, तो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का विलय LHDCP में कर दिया गया, इसमें कर दिया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन लाया गया, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना किया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास कोष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया, डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पाद संगठनों का समर्थन किया जा रहा है। फिर डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष का स्थापना किया गया है। तो ये कुछ काम किए जा रहे हैं। अब हम बार बार PLI योजना पीछे चिल्लाए बैठते थे कि PLI योजना प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव बोल दिया जाता है। PLI योजना क्यों, पहली बात ये उठता है। तो भाई PLI योजना क्या है कि सकल घरेलू उत्पादन में जो मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी है वो मंद होना। 1991 से लेके अब तक ये 15 से 17% के बने हैं, लेकिन अभी 19% के करीब ही है। दूसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। योजना क्यों, सीधी बात है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। दूसरा, लगभग 90% कार्यबल में अनौपचारिक रोजगार में
मतलब असंगठित क्षेत्र में 85 से 90% जो भी आपको आए वो बोल देना, 85 से 90% असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में एमएसएमई मौजूद होना, इसलिए ये लेके आए। चीन के विकल्प के रूप में वैश्विक प्रयास, ठीक है ना, कि चीन के विकल्प में जो चीन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है वैसे ही कुछ अपने आप को बनाना, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, मेक इन इंडिया आदि जैसे पहलों को सीमित सफलता, इसलिए पीएलआई योजना लेके आया गया। योजना का उद्देश्य क्या है? पीएलआई योजना का तो पहला उद्देश्य है कि विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन के रूप में बनना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला है उसको एकीकृत करना और विश्व स्तर पे घरेलू विनिर्माण को प्रतिस्पर्धा बनाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कि भाई इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, आपूर्ति श्रृंखला को। दूसरी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा कैसा हो भाई, प्रतिस्पर्धी हो। चाइना के सामने हम किसी की में टिक नहीं पा रहे हैं, चाहे खिलौना बनाना हो, चाहे देख लो दिवाली वगैरह पे, दिवाली पे जो दिए आते हैं। युवाओं हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विनिर्माण, नवाचार और विकास में निवेश बढ़ाने, ये क्या है? पीएलआई योजना का उद्देश्य है। संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? पीएलआई योजना से क्या लाभ हो सकते हैं या क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे नई विनिर्माण कंपनियों का पंजीकरण बढ़ेगा। सनराइज और रणनीतिक क्षेत्र के उत्पादन क्षमता वाले 5 वर्षों में $5 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। जो भी रणनीतिक क्षेत्र हैं उसमें से क्या $500 बिलियन से अधिक क्या होगा? पैसा, उत्पादन क्षमता आएगा या पैसा आएगा। पूरी तरह से लागू किए जाने के बाद ये वृद्धिशील राजस्व के मामले में प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% वृद्धि करेगी। तो जीडीपी में अगर पूरी तरह लागू हो जाए तो 4% प्रति साल बढ़ेगा। प्रति साल कितना? 4%। विस्तृत सामरिक स्वायत्तता जैसे दूरसंचार में और मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के स्थानांतरित करके मौजूदा तुलनात्मक लाभ जैसे फार्मा को बेहतर बनाना, अभी बताते हैं इसको। सालाना, ये भी तो हम भी तो देख लें क्या क्या ये बोले हैं, $100 अरब से अधिक एफडीआई क्या करना? लाना। बाजारों को भारतीय उपस्थिति सुदृढ़ करना। मतलब अब जरा से सोचो कि क्या होगा पीएलआई योजना में, कि आप प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव दिया जाएगा ना, कहा जाएगा कि आप प्रोडक्ट बनाओ, आपको क्या किया जाएगा? पैसा, हर तरह से समर्थन दिया जाएगा। तो कंपनियों को अगर समर्थन दोगे तो उनकी नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पहली बात, अगर नंबर बढ़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमाएंगे, और कमाएंगे तो जो रणनीतिक क्षेत्र है, रणनीतिक या सनराइज जैसे फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र का विकास होगा तो ये जीडीपी में भी विकास करेगा और कंपनियां आएंगी। फिर ये अनुमान करके बताया जा रहा है कि प्रति वर्ष लगभग 4% ये वृद्धि करने की क्षमता रख सकता है जीडीपी में, 4% प्रति वर्ष, ठीक है ना। और जैसे कि रक्षा क्षेत्र में हमने क्या कर दिया? आयात को प्रतिबंधित कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। फिर क्या? तो हम जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। और जानते हो कि हमारा जेनेरिक विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ ये क्या होगा? एफडीआई भी इंक्रीज करेगा। कोई भी कंपनी विदेशी आएगा, उनको इनिशिएटिव देंगे तो वो क्या होगा? वृद्धि तो होगा। लेकिन पीएलआई से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या? तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती हमेशा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर दूसरा क्या है? कौशल कार्य चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, विनिर्माण करने के लिए, मान लो कि आप कुर्सी बनाते हो और कुर्सी बनाने के आप स्टाइल ही नहीं मालूम, तो क्या आप विनिर्माण करोगे? कुर्सी नहीं करोगे। विमुद्रीकरण के बाद से घरेलू विनिर्माण बंद हो गया है, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी ने भी प्रभावित किया, महामारी ने भी किया है। तो कुल मिलाजुला के ये भी चुनौतियां हैं। कुशल और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण सेक्टर की अभाव है। अगर मान लो अभाव भी है तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, और प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं तो यही नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि विदेशों तक पहुंचाएं अपने माल को। जैसे कि एमएसएमई सबसे ज्यादा निर्यात करती है, अगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, बहुत कुछ कर दिया तो इनकी निर्यात क्षमता बहुत बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वस्तुओं की बढ़ती कीमत, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान की वजह से कच्चे माल की उपस्थिति नहीं हो पा रही है।
कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ा है, ठीक है। निगरानी तंत्र नहीं है, निगरानी तंत्र का कमजोर होना, धन की कमी, और पीएलआई जो इनिशिएटिव बोले हैं कि हम भुगतान देंगे और वही भुगतान आप क्या कर रहे हो, कम दे रहे हो, तो उसकी वजह से भी दिक्कत है। अब आ जाए एनर्जी पॉवर्टी, एक नया कंसेप्ट ये न्यूज में रहा था 2022 में, एनर्जी पॉवर्टी। पॉवर्टी तो पढ़ा ही था, लेकिन एनर्जी पॉवर्टी। जर्मनी में आयोजित हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने एनर्जी पॉवर्टी, ऊर्जा निर्धनता के मुद्दे पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया था, जो जर्मनी में G7 आयोजित हुआ था। तो मोदी साहब ने ऊर्जा निर्धनता के बारे में ध्यान आकर्षित किया था, तभी से ये क्या है, न्यूज में है। और अपने संबोधन में उन्होंने कम समृद्ध ग्लोबल साउथ और अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध ग्लोबल नॉर्थ के लिए ऊर्जा तक समान रूप से पहुंच आवश्यकता बल दिया। उन्होंने बोला कि देखो, ग्लोबल में जो साउथ है ना, साउथ सेक्टर पे जो है, जो साउथ में है ना, हम लोग भी ऐसे नॉर्थ में हैं, लेकिन मान लो कि साउथ में, तो ग्लोबल जो साउथ है ना, ये डिफिशियंसी है, एनर्जी में क्या है, डिफिशियंसी है, और नॉर्थ एनर्जी में क्या है, एफिशिएंसी है, मतलब इनके पास बहुत क्षमता है। तो ये बताया कि भाई इनकी जो डिफिशियंसी है, जो पॉवर्टी है साउथ में, उसको कम करनी चाहिए। तो ऊर्जा निर्धनता और उसके कारण क्या है, तो ऊर्जा निर्धनता को ईंधन निर्धनता के रूप में भी जाना जाता है। ऊर्जा निर्धनता मतलब ईंधन निर्धनता। इसमें आमतौर पे दो तरीकों से परिभाषित किया जाता है कि ऊर्जा तक पहुंच नहीं है, यानी बिजली तक पहुंच का अभाव है। दूसरा, ऊर्जा वहन करने की क्षमता कम है, अर्थात अकुशल और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर घरेलू निर्भरता है, जैसे कि ठोस बायोमास को जलाना। तो ये बता रहा है, ऊर्जा निर्धनता को परिभाषित कर रहा है। अकेले अगर देखा जाए तो लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में लगभग 3 अरब लोग ऊर्जा निर्धन है। 3 अरब लोग। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण यूरोप अन्य हिस्सों में भी ऊर्जा निर्धनता का जोखिम क्या हो गया, बढ़ गया है। ऊर्जा निर्धनता का प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर देखा जाएगा तो जहां पे एनर्जी कम होगा वो आर्थिक प्रभाव करेगा, जीडीपी को कम लाएगा ही। और सोचना क्यों कम लाएगा, है ना, सीक्वेंस से सोचना। अब हम बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हाँ सुन लो कि क्या होगा कि अगर एनर्जी कम होगा तो उद्योगों को एनर्जी नहीं मिलेगा, उद्योगों की एनर्जी कम मिलेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, तो जीडीपी क्या होगा, कम होगा। एक ये आया। दूसरा है कि एनर्जी कम होगा तो एफडीआई कम आएगा, एफडीआई कम आएगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो जीडीपी क्या होगा, कम होगा ना। ऐसे सोचना है आपको। ये एक लिंक होता है, आर्थिक प्रभाव होगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव होगा, ऊर्जा निर्धनता की वजह से स्वास्थ्य पे प्रभाव होगा। फिर से ऐसे ही सोचना है आपको। यहाँ पे लिखा है क्या मतलब है, उसे मतलब नहीं है, हम जैसे बता रहे हैं वैसे सोचना है। और नहीं सोच पाओ तो फिर सोचवाएंगे, अभी आज तो नहीं सोचवाएंगे। आज तो हमारा मेन मोटिव है कि काम आपको कुछ बता देना कि ये, हाँ, ऊर्जा निर्धनता की वजह से 1.3 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। मतलब ये स्वास्थ्य पे ही प्रभाव की बात हो रही है, हम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा निर्धनता की वजह से, ये भी सोचना। राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी गंभीरता और आसानी से देखा जा सकते हैं। कम क्रय शक्ति, विकास संबंधी अंतर के साथ ऊर्जा निर्धनता से जुड़ जाने से यह मुद्दा और जटिल बन जाती है। जब कम क्रय शक्ति हो और विकास संबंधी अंतर ज्यादा हो तो ये समस्या और बढ़ देखी जा सकती है। एनर्जी पॉवर्टी या ऊर्जा संबंधी निर्धनता के अन्य कारण क्या है, कारण क्या है, तो आर्थिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण क्या, तो देश में कम आय निर्धनता की स्थिति, राष्ट्र या लोगों की सीमित क्रय क्षमता की स्थिति, ये डैश दे देना, निवेश से संबंधित जोखिम की स्थिति आदि क्या होगा, आर्थिक कारण होगा। तकनीकी कारण में क्या, उपलब्ध ऊर्जा संसाधन, विशेष रूप से सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की कमी। प्राकृतिक कारण के रूप में देखा जाए तो कोयला, जीवाश्म आदि जैसे ऊर्जा संसाधनों का असमान वितरण। अवस्थिति जैसे पर्वतीय और द्वीपीय होने की वजह से भी एनर्जी पॉवर्टी के अन्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस संबंधित कारण क्या हो सकते हैं, तो गवर्नेंस संबंधित विद्युत क्षेत्र के लिए उचित योजनाओं का अभाव हो, अकुशल प्रबंधन हो, उपयोग के कारण ऊर्जा की बर्बादी हो रही हो, ट्रांसमिशन और वितरण के दौरान क्या हो रहा है, उच्च हानि हो रही हो। और भी कारण क्या हो सकता है कि युद्ध या भू राजनीतिक कारणों से ऊर्जा की कीमतों की में वृद्धि हो जा रहा है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जैसे श्रीलंका में मंदी के प्रभाव की वजह से भी इसमें पॉवर्टी बढ़ सकती है।
तो ऊर्जा निर्धनता से निपटने की चुनौतियां क्या क्या है भाई? पहली चुनौतियां है कि नॉर्थ वाले में जो सशक्त है, नॉर्थ वाले की चुनौती ले लो, उसके बाद साउथ वाले की, दो चुनौती है। नॉर्थ वाले की चुनौती बांटोगे तो उसमें एक विकसित देश से उपजा चुनौती होगा और एक नॉर्थ में विकासशील देश होंगे, उनसे जुड़ा चुनौती होगा। और साउथ में तो विकासशील ही हैं, विकासशील भी हैं और उनके पास संसाधन भी क्या है, जो ऊर्जा से जुड़े संसाधन है वो संसाधन भी कम है, ठीक है, उनके पास तकनीकी भी कम है। तो ये हमेशा पार्ट करके चुनौतियां देख सकते हो। जैसे भू रणनीतिक मुद्दे हैं, जीवाश्म ईंधन में कम निवेश, सख्त पर्यावरण नियम इत्यादि हो सकता है। लेकिन हमने जो बोला उस पे नॉर्थ को दो पार्ट में बांटना, विकसित विकासशील से संबंधित चुनौतियां, साउथ को क्या, तो साउथ में देखना क्या है, साउथ में क्या होगा, ये विकासशील देश है, संसाधन की कमी है, तकनीकी की कमी है, तो इनसे संबंधित चुनौती होगी। फिर भू रणनीतिक मुद्दे, जीवाश्म ईंधन में कम निवेश, सख्त पर्यावरण विनियम आदि हो सकते हैं, ठीक है ना। घरेलू चुनौतियां हो सकती हैं, घरेलू चुनौतियों में सामना करना पड़ सकता है, जैसे ऊर्जा की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर होना भी पॉवर्टी बढ़ा सकता है। ऊर्जा निर्धनता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बीच में संघर्ष, तो ये भी एक चुनौती है कि ऊर्जा निर्धनता एक तरफ खड़ा है और एक तरफ क्या, जलवायु परिवर्तन को प्रभाव करने का कम, इसमें संघर्ष हो रहा है। अब देखो ये बातें सोचने वाले हैं, हम बोल तो दे रहे हैं लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, बैठ गया सोचने का काम हमारा नहीं है, हम बता रहे हैं, एक आध जगह दे रहे हैं और भी हो सकता है। घरेलू और वैश्विक एनर्जी पॉवर्टी को दूर करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम क्या थे, क्या है, तो सौभाग्य योजना लेकर आया, हर घर बिजली की योजना जिसको बोला जाता है। ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, लोगों को सोलर स्टडी लैंप का वितरण किया जा रहा है। वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात घोषणा किया गया है। तो फिर से पीएम कुसुम योजना लेके आया है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेके आया, ISA लेके आया, ठीक। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के बारे में पंचामृत घोषित किया है, पंचामृत घोषित किया है। पंचामृत मालूम है कि नहीं मालूम है? पंचामृत कहीं ना कहीं हम तो बताए होंगे, जहाँ तक याद हो, हाँ पर्यावरण में बताए होंगे, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर लेके आया। एक और टॉपिक न्यूज में रहा था और हमारे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक है, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, डिजिटल इंडिया की बात है, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के बारे में जान लो कि 2015 में स्टार्ट किया गया, ये तो हमेशा होता रहता है, सुर्खियों में क्यों है, और 2022 में एकदम स्टार्टिंग में था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये MIT के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसका विजन था कि सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। डिजिटल के माध्यम से क्या करेंगे, सशक्त समाज करेंगे और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाएंगे, ये इसका एम था। विजन क्या था, तो प्रत्येक नागरिक को उपयोग के लिए डिजिटल अवसंरचना देना। हम बता रहे हैं, ये हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, उसमें साइंस एंड टेक में नहीं जोड़ा है ना। तो प्रत्येक नागरिक को उपयोग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं देना विजन है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना इसका विजन है। डिजिटल इंडिया के कितने पिलर हैं, तो 9 पिलर हैं। ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाया जाएगा, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच किया जाएगा, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम चलाया जाएगा। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार करना, ई क्रांति सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप में वितरण करना, सभी के लिए सूचना देना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे निवल शून्य आयात का लक्ष्य रखना, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। न ही चलाए जा रहे हैं, इत्यादि बोलना गलत था। मुद्दे और चुनौतियां क्या है डिजिटल से जुड़े, तो ग्रामीण और शहरी में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रामीण और शहरी में देखा जाए तो गैप बहुत ज़्यादा है। डिजिटल निरक्षरता बहुत है, ठीक है। डिजिटल जेंडर असमानता देखा जाए कि केवल 33% महिला आबादी ने कभी ना कभी इंटरनेट का उपयोग किया, पुरुष आबादी में 57 किया है। तो डिजिटल जेंडर क्या है, असमानता भी देखने को मिल रहा है। अब बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति और विलंब, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता जैसी चुनौतियां, निजी भागीदारी जैसी चुनौतियां हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, चुनौतियां हैं जिसको देखा जा सकता है
ये हमने हेडिंग बता दिया है, इसको आपको सोचना है साइबर सुरक्षा से कैसे डिजिटल के सामने साइबर सुरक्षा चुनौती आ सकती है, बुनियादी ढांचा के विकास अगर धीमा हो विलम्ब हो तो कैसे ला सकता है। तो ये एक दो लाइन सोच के लिखना है, ये डायमेंशन बताना मेरा काम था ना, सोचना आपका काम है, नहीं सोचो तो फिर लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि सर हमको ये समझ में नहीं है, तब तो सब लगेगा ना आप लोग ना बोलते हो ना पूछते हो, कुछ भी तो नहीं करते हो, न्यूट्रलिटी की तरफ हम भी जाने लगे हैं। चलिए आज इकोनॉमिक खत्म होता है, करेंट पार्ट जब आएगा तो उसमें हम देंगे बताएंगे। तो करेंट पार्ट को छोड़ के जितना बेसिक था सारा कवर कर दिया गया सिलेबस के थ्रू, ठीक है ना, जितना सिलेबस में हो सकता था सारा कवर कर दिया गया। चलिए थैंक यू सो मच।